औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट नंबर 2 जो पहले सेकंड रिवीजन के पहले फ़ेज़ में हुए थे वो वाले टेस्ट जो है वो उसमें टेस्ट नंबर 2 जो है डिस्कस करेंगे और इसमें चैप्टर नंबर 4 और 8 शामिल थे। सबसे पहले शार्ट क्वेश्चन MCQs डिस्कस करते हैं। तो पहला MCQ है डायमेंशंस ऑफ द वर्क। ये आप खुद बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जूल होता है और जूल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, इसलिए मीटर का स्क्वायर होने की वजह से ml²T -2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर। एक्चुअली वर्क टाइम ग्राफ जो होता है इसकी जो स्लोप है वो पावर होती है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर की जगह पावर का ऑप्शन जब होगा या इन तीनों चारों में से कोई ऑप्शन पावर का होगा तो आपने उसको सही करेक्ट जो है वो करना है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, 4 फोर्सेस यहाँ पे दी हुई हैं। इलास्टिक है, ग्रेविटेशनल है, मैग्नेटिक है और फ्रिक्शनल है। इसमें फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, अब जो नेक्स्ट MCQ है द सोलर कांस्टेंट इज, ये भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इसमें भी देखिएगा कि सोलर कांस्टेंट दो जगह के ऊपर होता है, इन द आउटर एटमॉस्फेयर या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आउटर एटमॉस्फेयर के ऊपर इसकी वैल्यू 1.4 है और सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है। अब आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर तो ये दोनों ऑप्शन मौजूद हों तो फिर कन्फ्यूजन काज होती है। अगर एक ऑप्शन ही मौजूद हो तो फिर वहाँ पे सोलर कांस्टेंट आउटर एटमॉस्फेयर या सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर वही वाला ऑप्शन ठीक होगा। अब यहाँ पे चूँकि इबहाम है, इसमें दो ऑप्शन इसके ठीक हो सकते हैं, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर या 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए बेटर ये है कि इसमें यहाँ पे आउटर एटमॉस्फेयर लगा लें या इसमें सरफेस ऑफ अर्थ लगा लें। तो जो ही आप सरफेस ऑफ अर्थ या आउटर एटमॉस्फेयर लगाएंगे तो उसके नतीजे में ये सही ऑप्शन जो है वो आपको खुद मिल जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटीनोड्स इज λ/2। कंसेक्टिव एंटीनोड्स कंसेक्टिव एंटीनोड्स के दरमियान एक नोड होता है। एक नोड और एंटीनोड के दरमियान हमें पता है λ/4 होता है डिस्टेंस। तो अब चूँकि ये दो कंसेक्टिव एंटीनोड्स हैं तो इसलिए ये λ/2 हो जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ ग्रेटेस्ट इन हाइड्रोजन। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन, एयर, ऑक्सीजन और अमोनिया। अब हाइड्रोजन में ग्रेटेस्ट है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो डेंसिटी वाला करेंगे। अब हाइड्रोजन की डेंसिटी सबसे कम होती है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ग्रेटेस्ट होगी इसमें, बाकी सब में से लेस होगी। द वेवलेंथ ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोवेव ओवन इज़ 12 सेंटीमीटर। ये वैसे 7 चैप्टर का क्वेश्चन है और यहाँ पे पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये किस तरीके से आया है। इफ़ 20 waves pass through the medium in 1 second with the speed of 20 meter per second then the wavelength is। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है ना वो इनडायरेक्टली दी हुई है, यानी 20 वेव्स पासिंग थ्रू द मीडियम इन 1 सेकेंड। और हमें पता है कि नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू अ मीडियम इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दी है। तो यहाँ पे 1 सेकंड में 20 वेव्स गुजर रही हैं, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी 20 है। और फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा V = F लैम्डा वाला। तो लैम्डा = V/F। तो 20 ही मीटर पर सेकंड जो है वो
स्पीड है और 20 हर्ट्स ही इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो 20 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1 मीटर, तो वेवलेंथ है 1 मीटर। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विद लीनियर मास डेंसिटी of 0.0010 kilogram is 0.40 Newton, a sinusoidal wave with a wavelength of 20 सेंटीमीटर। इसमें ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते हुए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें सही ऑप्शन है 100 हर्ट्स। आप देखते हैं किस तरीके से कि जो स्पीड होती है स्ट्रिंग के ऊपर v इज इक्वल टू f ओवर m अंडर रूट। f ओवर m अंडर रूट जो है, एक तो वो फार्मूला स्पीड वाला यूज़ होना है, दूसरा अब चूँकि इसने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन यूज़ हुआ है तो इसलिए v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, f इज़ इक्वल टू v ओवर लैम्डा। अब वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे लगाना है, तो वेलोसिटी है f ओवर m अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1 ओवर लैम्डा इंटू एफ ओवर m अंडर रूट। लैम्डा 20 सेंटीमीटर है, तो उस 20 सेंटीमीटर की जगह के ऊपर 20 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा लैम्डा की जगह के ऊपर, और बाकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो वह 100 हर्ट्स आ जाएगा, खुद करके देखिएगा। A stretched string clamped at its end vibrate in its fundamental frequency, यानी एक स्ट्रिंग है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है तो डबल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डबल करने के लिए टेंशन में स्ट्रिंग की जो टेंशन है उसमें कितना फैक्टर जो है वो हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो उस सूरत में जो फार्मूला आपने यूज़ करना है वो है v इज़ इक्वल एफ इज़ इक्वल टू, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L इंटू एफ ओवर m अंडर रूट। अब जब हम सेकंड हार्मोनिक्स की बात करेंगे, डबल करने की बात करेंगे, तो 2 एक्स्ट्रा आना चाहिए इसके साथ, तो फोर्स को अगर हम 4 टाइम करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा उसके साथ आ जाएगा। उसकी वजह है कि फोर्स है स्क्वायर रूट के नीचे, तो उस सूरत में फिर ये 2 का फैक्टर बाहर आ जाएगा। फॉर अ गिवन मीडियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ये फार्मूला ऊपर भी गुजरा है, इसमें v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड्स इज कंजक्टिव नोड एंड एंटी नोड, यानी या चाहे वो नोड्स हों या एंटी नोड्स हों तो उनके दरमियान, ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी इसकी मुख्तलिफ है, λ/2 ही है इसमें। अब हम आते हैं इसके शार्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला शार्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड, गिव इट्स 2 एग्जांपल्स। कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन आप अपनी किताब से भी कर सकते हैं। द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। इफ़ द वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ज़ीरो द फील्ड इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। दोनों याद कर लें या उनमें से कोई एक याद कर लें जो इजी हो जाए, तो ये दोनों कंजर्वेटिव फील्ड की जो स्टेटमेंट्स हैं। एग्जांपल्स उसकी दो हमने दे दी हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलास्टिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट द बॉडी कैन एस्केप फ्रॉम द gravitational pull of earth. The escape velocity at the surface of earth is given by v escape is equal to 2gr। इसमें अर्थ के लिए अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, g 9.8 है और r जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर है या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर सेकंड। ये तीन चीज़ें हमने डिस्क्राइब कर दी हैं। 2 नंबर का ये शार्ट क्वेश्चन होगा।
तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी यूजेस कैटापुल्ट टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेस अ ग्रीन हाउस विंडो, लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस। पॉसिबल एनर्जी चेंजेस में लिस्टिंग कर लेते हैं। इनिशियली द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैटापुल्ट, इसमें लफ्ज़ एनर्जी का इजाफा कर लें, ऑफ कैटापुल्ट when it is in stretch state is given to the stone in the form of kinetic energy. When stone smashes the window, a part of its kinetic energy is used to break the window pane. नेक्स्ट में मतलब अगला पॉइंट बना लिया, रेस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन कन्वर्ट्स इनटू साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पीसेस ऑफ विंडो पैन। When rocket re-enters the atmosphere, its nose cone become very hot. Why? Its nose cone become very hot due to conversion of potential energy of rocket into heat in doing work against the friction। तो जैसा क्वेश्चन है उसी के मुताबिक ऑलमोस्ट आंसर देने की कोशिश करते होते हैं। अब आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उसकी करनी है हमें। rocket falls down, its potential energy converts into kinetic energy plus work done against the friction of air and dust particle, thus a part of potential energy converts into heat। इसी वजह से वो जो वर्क डन हमने अगेंस्ट द फ्रिक्शन किया है उसकी वजह से उसका एक पार्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी का हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस हीट डिसिपेशन द नोज कोन बिकम वेरी हॉट। वाई साउंड travel faster in solid than in gases? The speed of sound in a material is given by, ये जनरल फार्मूला है किसी भी मटेरियल में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट करने का। इसमें इलास्टिक मॉडुलस ई है और डेंसिटी जो है वो रो है। In case of solids, E solid is greater than E gas and rho solid is greater than rho gas, and hence the ratio E solid over rho solid is greater than E gas over rho gas। Due to this fact, ये मैंने फार्मूला जो है वेलोसिटी वाला फार्मूला उसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं। यानी जब सॉलिड की वेलोसिटी कैलकुलेट की है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड का इस्तेमाल कर लिया और डेंसिटी सॉलिड की, और फिर जब गैस की सूरत में किया तो फिर यहाँ पर गैस वाला, चूँकि ये बड़ा होता है इसलिए वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है, तो ये भी बड़ा वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। सो द साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स दैन इन गैसेस। हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? Beats can be used to tune the musical instrument as follows. A standard or accurate instrument and faulty musical instrument are sounded together, यानी दोनों को एक ही वक्त में बीट किया बजाया जाता है। If the beats are produced then the frequency of the instruments will be different। अब अगर बीट्स प्रोड्यूस होती हैं तो हमें पता है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अगर हो तो बीट्स सुनाई देती हैं। बाई टाइटनिंग लूजिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फाल्टी ऑपरेटर्स कैन बी एडजस्टेड सो दैट नो बीट्स आर हर्ड। अब हम उसकी स्ट्रिंग को टाइट या लूज करते जाते हैं इस तरीके से कि कोई बीट भी हमें सुनाई न दे। जो ही हमें बीट सुनाई देना बंद होती हैं तो इसका मतलब है दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो गई। एक्चुअली हम ट्यून करने का मतलब ये है कि हम जो नया इंस्ट्रूमेंट बनाया है या फाल्टी इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो साउंडिंग फ्रीक्वेंसी है उसको बराबर करना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है या जिसको समझते हैं कि हम ये करेक्ट है, एक्यूरेट है। इसलिए उसकी जो फाल्टी ऑपरेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते जाते हैं टेंशन की वजह से। तो इस तरीके से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर लिया जाता है।
Describe the effect of density of air on the speed of sound. The speed of sound in air is given by V is equal to gamma P over rho. ये फार्मूला हमने एयर के लिए लिखा है. At the same temperature and pressure of the gases have same value of gamma. यानी टेम्परेचर भी सेम रहे तो प्रेशर भी ऑब्वियसली सेम रहेगा. तो गिवन वैल्यू ऑफ गामा जो है वो स्पीड ऑफ साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी. मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेशन को कर लिया. V इज प्रोपोर्शनल टू 1 over रो अंडर रूट. फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज 4 times लेस दैन द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन because the density of hydrogen is 16 times greater than that of हाइड्रोजन. तो ये आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों मीडिया में. तो दोनों मीडिया की जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू आपने लगानी है. न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत नहीं, आप कंपैरिजन में लगा लें. आप कहें कि अगर डेंसिटी रो एच है हाइड्रोजन की सूरत में तो फिर डेंसिटी ओ हो जाएगी ऑक्सीजन की सूरत में. हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी जो है वो 4 टाइम लेस हो जाती है ऑक्सीजन में एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन में ये इफ़ेक्ट ऊपर भी शार्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस्तेमाल हुआ था MCQ वगैरह में. हाउ शुड अ साउंड source move with respect to an observer so that the frequency of its sound does not change. There are two possible situations when the frequency of sound does not change. If sound source and observer move in the same direction along the same line, the frequency does not change. Same direction में move कर रहे होते हैं और along the same line. विद द सेम स्पीड भी आप इसमें इजाफा कर लें. मूव इन द सेम डायरेक्शन along द सेम लाइन विद द सेम स्पीड. The frequency does not change. If sound source moves in a circle, the observer is at rest at the center of circle, then frequency of sound will not change. तो ये दूसरी सिचुएशन है. Why sound travel faster in warm air than cold air? The sound waves travel faster in warm air due to following reason आगे बयान की है. We know that the speed of sound at temperature T is given by according to this relation as temperature of air increases the speed of sound increases. Since the temperature of warm air is greater than that of cold air, so the sound travel faster in warm air than in cold air. Explain fundamental frequency and harmonics. Fundamental frequency, the minimum frequency of a stationary wave in a medium is called fundamental frequency. It is denoted by F1. It is also called fundamental harmonic. Harmonics, the possible frequencies of stationary waves that can be produced in a given medium are called harmonics. The relation between fundamental frequency and other harmonics is Fn is equal to NF1. ये आपका बुनियादी तौर पे जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है, शार्ट क्वेश्चन आंसर वाला, वो भी कंप्लीट हुआ. तो फिर अभी कोई मसला हो तो हम वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में ऑनलाइन होता हूँ मैं, तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं अपने क्वेश्चन की फॉर्म में. इसको अच्छे तरीके से रिव्यू कीजिएगा, कैलकुलेशन खुद कीजिएगा. अगर कोई बीच में कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो उसको दोबारा से हम करेक्ट कर लेंगे डिस्कशन के दौरान. ओके, अल्लाह हाफिज़.